डॉलर ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। आज तो उन्होंने कह दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान की मईशत ठीक करना तो अल्लाह का काम है, बंदे के बस में तो रहा नहीं है। कि हमारे दौर में अगर डॉलर 2 रुपए बढ़े तो इनकी चीजें निकल जाए, और इनके दौर में डॉलर 70 रुपए बढ़ जाए तो ये उसकी हमें बरकत बताएं कि इससे कितनी बरकत होगी। इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आईनी हद क्या मुकर्रर हो सकती है, यानी खान साहब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के वाले से? देखिए, एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से उनको एक सिक्योरिटी मिलती है जो उनका हक है। डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 क्लियर कहता है कि डिग्निटी ऑफ द मैन शैल बी मेंटेन्ड। खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी जो बनी गाला में तैनात थे वापस, पंजाब के अंदर भी कट हुई है, मेजर कट है सिक्योरिटी का। खान साहब को इस वक्त हाई सिक्योरिटी थ्रेट है। जिस तरफ मामला जा रहा है, ये इमरान खान के ऊपर एक और अटेम्प्ट करने में भी दरेक नहीं करेंगे। और फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है। गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने तो कहा था कि 200 रुपए के अंदर रुपया होगा, अब ये 262 कहां से आ गया? ये मैंने दूसरी बात की, ये दानिस्ता गिराया गया। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। ऐसे दिनों में कि जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सिक्योरिटी तकरीबन वापस ली जा चुकी है, इमरान खान साहब ने आज खिताब में एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि उन्हें कत्ल कराने के हवाले से पहले प्लान ए तैयार किया गया, उसके बाद प्लान बी तैयार किया गया और अब उन्होंने एक प्लान सी का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि प्लान ए और प्लान बी की नाकामी के बाद अब उन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सिंध हुकूमत के जमा किए जाने वाले पैसे के जरिए दहशत गर्द तंजीम से राब्ता करके कत्ल कराया जा सकता है या उन्हें रास्ते से हटाया जा सकता है। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं और इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को बड़े डिटेल में देखना चाहिए कि इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और एक पॉपुलर सियासी लीडर भी हैं, उनको अगर ज़िंदगी के ख़तरात हैं तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है। मामला यही नहीं रुकता। सियासी इस वक्त गहमा गहमी अपनी जगह पर है, सियासी तुंदी और तेज़ी अपनी जगह पर है, मईशत का जो हाल है वो भी अपनी जगह पर है। डॉलर बेकाबू हो चुका है, इट्स इन ए फ्री फॉल मोड, और फ्री फॉल मोड के दौरान डॉलर को इस तरह छोड़ देना, रुपए की जो कद्र है वो रोजाना की बुनियाद पर गिर रही है। इसका अंजाम क्या होगा? क्या 300 को टच करेगा डॉलर, या फिर रुपए की जो कमबख्ती है उसमें किसी तौर कुछ कमी वाक़ई होगी? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट। आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सीनियर रहनुमा जनाब इमरान इस्माइल साहब। आज के हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब और मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात जनाब प्रोफेसर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी आज की नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है, रुपये की कदर गिर रही है और वज़ीर ख़जाना मौसूफ फरमा रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मईशत ठीक कर देंगे। योर कॉमेंट्स ऑन दिस सर? सर, वजीर खजाना तो वो जो जादूगर थे साहब डार साहब जो जादू करने आए थे, वो तो जादू उनका चला नहीं, और अब उनके अपने ही वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल जो है वो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ये उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब मज़े की चीज़ ये है कि ये इलेक्शन से पहले मईशत कैसे ठीक कर देंगे। आज तो उन्होंने कह दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान की मईशत ठीक करना तो अल्लाह का काम है, बंदे के बस में तो रहा नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है कि इनसे रुखसती लेनी नहीं चाहिए। और ये जो सारा फसाद जो खड़ा हुआ है ना, वो सारा है यही कि ये मुसलसल ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो मजीद इसमें से पाकिस्तान में से जितना तेल बाकी है वो भी निकाल लें, क्योंकि इन्होंने नैब से अपने केसेस माफ कराए, इन्होंने FI से अपने केसेस माफ कराए, इन्होंने अपने
डकैतियों को जो पाकिस्तानी खजाने पे उन्होंने डाली थी उसको उन्होंने लीगलाइज कराया, अपने जो गिरफ्तार होने के खदशात थे उनको दूर किया, कोर्टों से इन्होंने अपने केसेस निकलवाए और अब ये अपने सूट केसेस पैक करके निकलने की कोशिश करेंगे। ये जो अब नई दलदल में हमें डालने लगे हैं IMF के साथ जी, जिसमें तकरीबन 75% गैस के नरखों में इजाफा होगा, 40% आपके पेट्रोल और बिजली के बिलों में इजाफा होगा, ये कैसे कौन बर्दाश्त करेगी? मेरी तो समझ से बाहर है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। हमने क्या तय कर लिया है कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी का पूरा सत्यानाश करना है या क्या हम कर रहे हैं, मुझे समझ से बाहर है। इमरान इस्माइल साहब, इस सारी धमा चौकड़ी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी की खबरें हैं, वहां से रवाना हो चुकी हैं, कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। इत्तलात ये है कि उन्हें वजारत आला पंजाब के लिए टारगेट सौंपा गया है कि आपको वज़ीर आला बनाते हैं। जी, वो हम भी सुन रहे हैं, वो अपनी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के बाद वो वतन वापसी की सोची है उन्होंने, और स्विट्जरलैंड और जर्मनी और हॉलैंड और न जाने कहाँ की स्वीडन की सैरें करके अपने अब्बा के साथ, जो कि इस वक्त शदीद बीमार हैं और उनको डॉक्टर ने बताया है कि वो सिर्फ गैर मुल्की दौरों पर रहें और पाकिस्तान से जितना दूर रहेंगे उतने जल्दी सेहतयाब होंगे। तो वो सारा प्रोसेस चल रहा है, हम भी देख रहे हैं। आए मरियम साहिबा, उनका इस्तकबाल पाकिस्तानी अवाम ने भी कर दिया। इमरान इस्माइल साहब, डॉलर मजीद तगड़ा हो रहा है और हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं जो 2018 से 22 के दरमियान बार बार माइक लेकर घूमते थे, लोगों से रेट्स पूछते थे महंगाई के, वो अब चुप हैं, बल्कि वो डॉलर के बढ़ने को मार्केट की तेजी के साथ जोड़ रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? जमील भाई, ये सारे जो है ना सहाफी हजरात, ये लिफाफी टाइप के सहाफी हैं कि जिनको इस वक्त मुल्क की तबाही नजर नहीं आ रही, लेकिन उनको उससे भी नजर आ रहा है कि इन चोरों को कुर्सी पे किसी तरह बैठा रहने और आवाम को झूठ सच बता के बात पे मट्टी डालें और आगे बढ़ें। यानी ये कैसे हो सकता है कि हमारे दौर में अगर डॉलर 2 रुपए बढ़े तो इनकी चीजें निकल जाए और इनके दौर में डॉलर 70 रुपए बढ़ जाए, तो ये उसकी हमें बरकत बताएं कि इससे कितनी बरकत होगी। इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो हैं वो तबाही के दहाने पर हैं, ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। बड़े कारोबार, बिजनेस हाउसेज, जो इंडस्ट्रीज कुछ बची हैं वो भी बंदिश की तरफ जा रही हैं, बेरोजगारी है, लोगों को जॉब नहीं है, बाहर निकल आए हैं, आटा लोगों को मिल रहा, तो ये तो तबाही की तरफ हम तबाही के किनारे पहुंच चुके हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के बाद जो उनकी FIR में की डिटेल्स कुछ सामने आई हैं, मैं तो पढ़कर हैरान रह गया, बल्कि नासा शायद उसके ऊपर तहकीक करेगा कि 5:52 पर इस्लामाबाद से पुलिस रवाना हुई और बैक टाइम में 5:40 पर उसने जाकर लाहौर से उनको गिरफ्तार कर लिया। देखें सर, ये फुर्तियां, इन फुर्तियों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हुकूमत ही फुर्ती हुकूमत है। हाँ। मुझे बताएं, फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया? उसने मुंशी अगर कह दिया इलेक्शन कमीशन को, तो उसमें कौन सी ऐसी क़यामत गुजर गई थी? वो उनको चाहिए था कि उसके ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर कोई डिफेमेशन फाइल कर देते या वैसी चीज कर लेते। राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को, इसी इलेक्शन कमीशन को राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी, उनके घर वालों के लिए धमकियां दी, उनके बच्चों के लिए धमकियां दी। कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई टेररिज्म का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। यहाँ पे फवाद चौधरी ने मुंशी कह दिया तो मुंशी साहब को बड़ा बुरा लग गया। कमाल है, यानी आप जबान पे ताले लगा दें लोगों के, आप कहते हैं जी बात नहीं कोई कर सकता, पूरा पाकिस्तान आपको मुंशी कहेगा जो आप मुंशीगिरी कर रहे हैं। आज आपने 33 लोगों का कैसे दे दिया? किस बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया कि ये वाले 33 जो है इनका इलेक्शन होना चाहिए, बाकियों का ना हो? जो सारे हैं आपने इस्तीफे कबूल किए हैं, अव्वल तो इस्तीफे आपने गलत कबूल किए, आपने कर लिए, आप सारों का इलेक्शन इकट्ठा कराएं। ये पिक एंड चूज वाला कैसे चल रहा है यार? इमरान इस्माइल साहब, खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी जो बनी गाला में तैनात थे वापस, पंजाब के अंदर भी कट हुई है, मेजर कट है सिक्योरिटी का। खान साहब को कितना सिक्योरिटी थ्रेट है सर? और ये जो एक्ट है गवर्नमेंट का, इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? खान साहब को इस वक्त हाई सिक्योरिटी थ्रेट है और वो बहुत ही खतरनाक मामला हैं इस वक्त, यानी इमरान खान साहब की जिंदगी को लेके। अब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हिफाजत करने वाला भी खुदा है, लेकिन यहाँ पर जो मामला हम देख रहे हैं वो हम ये समझते हैं कि जिस तरह मामला जा रहा है, ये इमरान खान के ऊपर एक और अटेम्प्ट करने में भी दरेक नहीं करेंगे। और इमरान खान की हिफाजत अल्लाह के बाद अब अवाम के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। इस वक्त इमरान खान के घर के बाहर जमान पार्क में आप देखें तो जमे गफीर है लोगों का, फैमिलीज का, जो वहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं।
तो अब सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो खुद कारकुनान ले रहे हैं। जाहिर है अगर हुकूमत सिक्योरिटी जिम्मेदारी नहीं लेगी और वहां से सारी सिक्योरिटी हटा लेंगे इमरान खान के घर के बाहर से, तो उसके बाद कोई तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे दम में दम है, इंशाल्लाह हम ये वक्त आने नहीं देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं पर कोई जहन में ये बात भी आती है कि खान साहब ने जो अचानक से डिसीजन लिया था दोनों असेंबलियों के तहलील करने का, अगर उसमें से किसी एक को तहलील करने की वो बात कर देते, एक को रख देते, तो आज ये नौबत ना आती। इमरान इस्माइल साहब, जमील साहब देखिए, बात यह है कि जो कुछ भी खान साहब ने किया, उन्होंने अपनी जान का रिस्क लिया, उनको गोलियां लगी, उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया। आज आप हम जो बात कर रहे हैं बैठ के, ये बात तो जाहिर है इमरान खान साहब एक बड़े सियासतदान हैं, उनके 70% पाकिस्तान में उनकी हुकूमत थी, इनको सेंट्रल से हटाने के बावजूद। ये बात इमरान खान के जहन में भी थी और लोगों ने बरमला इस चीज का इजहार भी किया था खान साहब से, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी हुकूमतें भी कुर्बान करूंगा और मुझे अगर जान का रिस्क है तो ठीक है, ये रिस्क भी अल्लाह के हवाले, क्योंकि जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत और रिस्क और तंगी ये सब अल्लाह के हाथ में है। ये तो अल्लाह ने किसी बंदे के हाथ में नहीं दी, वरना तो आज दुनिया में कोई बचता ही नहीं अपोजिशन में। खान साहब ने खदशे का इजहार किया गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए आइंदा आम इंतखाबात में भी धांधली की जा सकती है, जबकि वफाक के अंदर कुछ वज़रा ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान को हम इंतखाबात में पंजाब में ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने कराची में उन्हें इंतखाबात में नतायज के अंदर से निकाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो उन्होंने पहले भी कहा था ना, आपको याद होगा जो 20 सीटों का इंतखाबात पंजाब में हुए थे, उन्होंने कहा था 3 से 4 सीटें, उससे ज्यादा इमरान खान नहीं जीत सकता। उन्होंने पूरा जोर लगाया था, उस वक्त हमजा शहबाज वहां पे थे, पूरा जोर इन्होंने लगाया, स्टेट मशीनरी लगाई, इन्होंने सब अपने यारों को प्यारों को पुकारा मदद के लिए, लेकिन अंजाम उसका ये हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकली बाहर की, इनकी जो धांधली की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। तो इंशाल्लाह जब भी इंतखाबात होंगे तो उसमें बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकलेगी, वरना ये अपनी धांधली में कामयाब हो सकते हैं अगर लो टर्न आउट होता है। कब होंगे इंतखाबात सर, क्या लगता है आपको? पहले तो ये पंजाब और केपीके की बात करते हैं ना, पंजाब और केपीके में जो इनको 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने ही कराने हैं, वो लेकिन अभी तो गवर्नर ने अनाउंस नहीं किया। एक तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल पोस्टिंग हो चुकी है पंजाब के अंदर, आपको पता ही है, केयरटेकर सेटअप में, और उसके बाद भी गवर्नर ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, नीदर केपीके नॉर द गवर्नर ऑफ पंजाब। नहीं, ये तो हमको करना पड़ेगा, हम कोर्ट गए, वहां से हम ले आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन से ऊपर जाने की। और अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराते तो ये है गद्दारी का पर्चा। इसमें लगता है आर्टिकल 6 की सजा होती है मौत। ये है गद्दारी का पर्चा जो पाकिस्तान के आइन में बाकायदा डिस्क्राइब किया हुआ। तो इन केस अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने वाली बात नहीं होती, गवर्नर दोनों अनाउंस नहीं करते, तो आप लोग ये प्ली लेकर जाएंगे कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए? बिल्कुल हम करेंगे, हम कोर्ट हम ऑलरेडी गए हुए हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम इसको भी परसू करेंगे। अच्छा, निजी एयरलाइन से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी है, अवाम की खिदमत के लिए आ रही है पाकिस्तान में, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब भी कदम रंजा फरमाएंगे पंजाब के अंदर ही। वो तो पिछले 3 साल से ये कहा जा रहा है कि जी वो कदम रंजा फरमाएंगे। वो कदम रंजा फरमाने की हिम्मत ही नहीं पकड़ते, जब भी वो आने की कोशिश करते हैं तो उनकी कांपे टांग जाती हैं और स्विट्जरलैंड की तरफ रुख करके वहां निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। मरियम नवाज आए, जरूर आए, नवाज शरीफ भी जरूर आए, इंशाल्लाह यहीं से एहतसाब का अमल शुरू होगा। मरियम नवाज की शुक्र है कि उनकी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट जो है वो पूरी हो गई होगी अब तक, और वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान रुकेंगी जरूर। मजीद 50 लोगों की फहरिस्त तैयार है, ये बात की है एक इंतहाई मोतबर सहाफ़ी ने, हमारे करीबी हैं, वो कहते हैं कि एक साहब को पंजाब के अंदर इंतहाई अहम पोजीशन पर रखा ही इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने गारंटी किया था कि खान साहब समेत मजीद 50 एक्टिव कारकुनान पीटीआई के या रहनुमा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो जहनी तौर पर तैयार है पीटीआई? 50 क्या 150 को गिरफ्तार करें, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो लाइन लगी हुई है लोगों की गिरफ्तार होने के लिए, जिसको मर्जी चाहे गिरफ्तार करें। हमने ये सारा जो हो रहा है
कि हमने पहले फोर्सिंग किया हुआ था, हमें पता था कि ये ओछेर कंडे जरूर इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा इन्हें कर लेने दें जो कर रहे हैं। कुछ वक्त है, कुछ सांस अभी बाकी है, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह बाद में। फारूक हबीब साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ फेरोज वाला थाने में, इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके पीछे, तो उन्होंने ऐसा क्या किया वैसे? बाय द वे मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। मुझे बड़ा महसूस हुआ मैं वो उसकी FIR देख के कि एक निहत्था शख्स वो जो पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसने डकैती की कोशिश की, वायरलेस छीन लिया, वेपन छीन लिया, डकैती की कोशिश की। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से जान बचा के गाड़ी लेके भाग गए वहां से। क्या पुलिस है हमारी? एक निहत्था आदमी वायरलेस छीन रहा है, वेपन छीन रहा है, गाड़ी रोक के लूटने की कोशिश कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, और पुलिस हमारी वहां से एक बड़ी तादाद में जो है जान बचा के वहां से बड़ी मुश्किलों से भागी है। मैं तो कमाल है, सलाम करता हूँ फारूक को भी और सल्यूट करता हूँ मैं फवाद चौधरी को भी कि जिस दिलेरी के साथ वो लड़ रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि इमरान खान तो अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ये कब से हुआ है? नहीं, हमने तो कभी दरवाजे बंद नहीं किए मुज़ाकरात के, चाहे वो PDM की हुकूमत हो एक, और हमने से भी कहा था कि हम बात सिर्फ एक चीज पर करेंगे, आम इंतखाबात पे। दूसरी चीज पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं इनको देने के लिए। ये हमसे चाहते हैं कंसेशंस, हम कंसेशन देंगे नहीं। हमारा तो मोटिव ये है कि हमने जो चोर हैं जिन्होंने मुल्क के खजाने पे लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है, उनको हमने इबरत का निशान बनाना है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है इनको देने के लिए। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि आम इंतखाबात फ्री एंड फेयर करा लें, उसके बाद जिसकी हुकूमत बने उसको चला लें। तो PDM ने मुज़ाकरात का दरवाजा कब से बंद किया हुआ है? आई मीन ये कितना टाइम स्पैन हो गया है जब से आप लोग कोशिश में हैं, या सदर मुमलिकत कोशिश में है लेकिन PDM नहीं चाह रही या हुकूमत नहीं चाह रही? ना कोशिश में कोई नहीं है, ना हमने कोई कोशिश की, ना PDM ने कोशिश की। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हुए हैं, जब चाहे आके मुज़ाकरात कर ले। हम सिर्फ इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान साहब की जान को तो खतरा है ही है, साथ साथ आपको लगता है कि वोटर्स और सपोर्टर्स, चले वोटर्स की बात तो बाद में आएगी, जो सपोर्टर्स की बड़ी तादाद निकलती रही है माजी में, अब उसमें क्लेम ये किया जा रहा है PDM की जानिब से अब तो वो लोग निकलते ही नहीं है उनके लिए, इसको आप कैसे नेगेट करेंगे? नहीं, लोग तो इमरान खान के साथ निकलते हैं, इमरान खान की कॉल पे निकलते हैं। जब भी खान साहब कॉल देंगे लोग ये इस गलतफहमी में ना रहें। और खान साहब की तो अब टांग भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है, वो उनको जैसे डॉक्टर इजाजत देते हैं मूवमेंट की, वो फिर से सड़कों पर होंगे। इससे बेफिक्र रहें कि इमरान खान को डर के अंदर घर में छुप के बैठ जाएगा। इमरान खान जिसका नाम है वो एक दिलेर, निडर और अल्लाह पे ईमान रखने वाला शख्स है। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है सर? नॉट टू माई नॉलेज। नॉट टू योर नॉलेज। वैसे उड़ती तो आती होगी ना, पार्टी में तो बैठते हैं ना सर, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही इस चीज से बिल्कुल कट ऑफ हुए हो? नहीं, उड़ती बातें तो इधर उधर सुनते रहते हैं, बट उसको कोट नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है कि कोई रियल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उम्मीद हमें जरूर है कि बाजवा साहब के जाने के बाद वो पॉलिसीज जो है उनको चेंज किया जाएगा और नए आने वाले आर्मी चीफ जो हैं वो वतन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, इस तरफ ज्यादा देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए ठीक है, क्या बुरा है। जो लोग पाकिस्तान को इस वक्त लूट रहे हैं, नोच खसोट रहे हैं, उस तरफ भी वो जरूर सोचेंगे। आप अभी तक तवक्को रखे हुए हैं इन सारी चीजों से। अब जरा कराची की बात कर लेते हैं। कराची के अंदर सर क्या मामला हुआ है? अभी तक हल होके नहीं दे रहा मेयर कराची का मामला। नहीं, देखे ना, मेयर कराची का मामला, कराची के जो इंतखाबात हुए हैं इसमें तो बड़ी जबरदस्त किस्म की धांधली हुई। पीपल्स पार्टी जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है या जब से पीपल्स पार्टी बनी है, आज तक पीपल्स पार्टी को कराची ने वोट नहीं किया जी। और पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए कराची उनको वोट करे। और उन्होंने जो इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके, और जो बाकायदा हो ये रहा था कि जत्थे में पुलिस आती थी 5-5, 6-6 लोग, और उनके साथ 4-4, 5-5 पीपल्स पार्टी के लोग होते थे। सबको बाहर निकाल रहे हैं, पोलिंग जारी है, सबको बाहर निकाला जी, हम चेक करने हैं, ऑन द बैट के ठप्पे उन्होंने लगाए हैं। और ये तो बड़े उन्होंने कैलकुलेटेड स्टाइल से किया। बट ये क्योंकि ये छोटा इलेक्शन इस मायने में कि इसका वोट छोटा होता है और टर्नआउट लो था, उसमें ही अपना काम कर गए। लेकिन इंशाल्लाह जो इंतखाबात कराएंगे उसमें लग पता जाएगा। यानी आम इंतखाबात की सूरत में आप अभी तक पुरुम्मीद है कि आपका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है?
100% इंटैक्ट है। मुझे बड़ा भरोसा है, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में ही हमारे आबा अजदाद की कब्रें हैं, तो मैं तो बड़ा उम्मीद क्या, मुझे यकीन है कि कराची के अवाम इमरान खान के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। नेशनल असेंबली के अंदर पीटीआई अब इन एक्चुअल प्रेजेंट नहीं है सर, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, इन एक्चुअल प्रेजेंट नहीं है, इसके बावजूद एक कठपुतली किस्म की पीटीआई बैठी है अपोजिशन की सूरत में, राजा रियाज साहब उसको हेड कर रहे हैं। आप लोगों के पास अब कोई ऑप्शन बचा है कि अपनी बात कह सके कि ये जो बंदा बैठा है और जो अपनी पार्टी लेकर बैठा है ये अपोजिशन नहीं है, हम थे एक्चुअल अपोजिशन जो कि बाहर कर दिए गए रोकने के बावजूद? जी बिल्कुल, हमें 43 लोग जो गए थे, जिन्होंने स्पीकर के पास लेटर जमा कराया था कि वो असेंबली वापस आना चाहते हैं, वो हम कोर्ट ले गए हैं और कोर्ट से उसका जल्द फैसला आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि फैसला उसी तरह होगा जैसे शकूर शाद की सीट पर हुआ था। शकूर शाद ने यहाँ से लियारी से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो जब उनको जब हटाया गया, इलेक्शन कमीशन ने जब उनका इस्तीफा कबूल किया पहले 11 में, तो मैं शकूर शाद के पास गया, मैंने उसको कहा कि खान साहब के सेकेंडर तुम बनो, प्रपोजल हमारे पास है। उसने बड़ी खुशी खुशी सेकेंडर बना, मेरे साथ जाके पेपर जमा कराए। इलेक्शन से 10 दिन पहले उसने इलेक्शन कमीशन को कह दिया, स्पीकर को कह दिया कि जी मैं तो नहीं इस्तीफा देना चाहता। उन्होंने इलेक्शन भी कैंसिल करा दिए और उसकी रुकनीत भी बहाल कर दी। तो लिहाजा ये सारी चीजें, हरकतें, होशियारियां जो ये करते रहते हैं ना, वो इनके गले पड़ेंगी। इसी बेसिस पे हम चाहते हैं कि वो बाकी लोगों की रुकनीत भी बहाल हो। वेरी राइट। इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीजन्ड पॉलिटिशियन, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली इस सेगमेंट में मौजूद थे। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकोनॉमी और लीगल मैटर्स के ऊपर एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब और मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात प्रोफेसर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप दोनों को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आबिद ज़ुबैरी साहब से होगा। ज़ुबैरी साहब, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने सोचा कि आपसे उसके ऊपर कॉमेंट लेना चाहिए। एक तो ये कि मुल्क का एक ऐसा पॉपुलर लीडर और साबिक वज़ीर आज़म जिनकी जान को खदशात हों, ज़िंदगी का ख़तरा लाक हो, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए और ऐसी ही सिचुएशन के अंदर वो एक प्लान सी का तज़किरा कर दें कि मुझे कत्ल करवाने का एक प्लान सी मौजूद है दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए। इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आईनी हद क्या मुकर्रर हो सकती है, यानी खान साहब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये उन्होंने बात और इसका खदशात ज़ाहिर किया तो बड़े अफसोस की बात है। देखिए, एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको एक सिक्योरिटी मिलती है जो उनका हक है, तो वो सिक्योरिटी उनसे लेना मेरे ख़्याल से ये तो बहुत गलत बात होगी और आइन और कानून के तहत उनको ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और आइन और कानून तो वैसे ही हुकूमत पे और स्टेट पे ये पाबंद करता है कि हर इंसान की, हर सिटीज़न की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ वो करें, तो ये तो उनका जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने ये खदशात जाहिर किए हैं तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो उन्होंने बात की है। वेरी राइट। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासतदान हो, चाहे सहाफ़ी हो या कोई एक आम शख्स हो, उसकी जब गिरफ्तारी होती है उसको कोर्ट में लाने के अपने कवानीन होते होंगे, लेकिन हमने उनको पाकिस्तान में पामाल होते हुए देखा है। यानी चेहरे के ऊपर मास्क, ब्लाइंड फोल्डेड। मैं खुद जब अरेस्ट हुआ मेरे साथ यही हुआ। आज़म स्वाति साहब का हमने मामला देखा, फवाद चौधरी साहब का। तो क्या वाकईतन तमाम लोगों को इसी तरह से ही लाया जाता है, चाहे वो हाई प्रोफाइल हो, आम शख्स हो, या इस तरह नहीं होना चाहिए? ये ट्रीटमेंट दहशतगर्दों का होता है। देखिए, दहशतगर्द हो या कोई हो, वो भी तो एक्यूज्ड ही होते हैं ना, अभी तक उन पे जुर्म तो साबित नहीं होता। हर इंसान के बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 क्लियर कहता है कि डिग्निटी ऑफ द मैन शैल बी मेंटेन्ड। तो देखिए, अदालत में आने के बाद, उस पर केस चलने के बाद फिर वो मुजरिम साबित होता है। उससे पहले तो उस पर एक इंसान पे इल्ज़ाम ही होता है इस चीज़ के ऊपर। हाँ, उसकी अगर सिक्योरिटी अगर किसी को छुपाना हो, जैसे कोई दहशतगर्द पे किसी पे इल्ज़ाम है, तो उनको लाएं ताकि वो आइडेंटिफिकेशन परेड और इस पर जो कानून के लवाजमात होते हैं उनको पूरा करने के लिए उस वक्त उनकी सिक्योरिटी और उनको छुपाने के लिए वो तो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब के केस में उनको हथकड़ी लगाई। देखिए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं,
मैं सदर हूँ सुप्रीम कोर्ट का, हमने इसकी पुरजोर अल्फाज में इनके साथ जो हुआ फवाद चौधरी साहब के साथ हमने पुरजोर मजम्मत की है। हमने प्रेस स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जारी किया है। और देखिए, अगर उन पे कोई इल्ज़ाम है तो उसको कानून के हिसाब से उनके साथ अमल करना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी, घर पे इस तरह से छापा मार के गिरफ्तार करना, फिर उनको ले जाना और फिर जिस तरह से उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई, आप कह रहे हैं उन पे चेहरे पे डाला, और आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, मैंने खुद आपकी वो तस्वीर देखी थी एयरपोर्ट पे जो आपके साथ हो रहा था। तो ये चीज़ें देखिए, इंसान की हमारे यहाँ एक बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इंसान की इज्जत को बड़े आसानी से पामाल कर दिया जाता है, और लोग जो ये लोग कर रहे होते हैं उनका कोई मुहासबा भी नहीं होता। देखिए, ये हुकूमतें बदल जाती हैं, कभी जो अपोजिशन होती है उसके साथ हो रहा होता है, जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाती है तो वही कर रही होती है। ये चीज़ें अब ख़त्म होना चाहिए जी। कानून की बालादस्ती का स्टैब्लिश होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, और उसमें इंसान की इज्जत नफ्स, उसकी डिग्निटी, इसको मेंटेन करना चाहिए। और उस पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में ले जाके साबित करें। वो अभी मुल्जिम है, उस पर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ होता, तो इस तरह उसको मुजरिम की तरह पकड़ के हथकड़ियाँ लगा के उनको पेश करना, इससे हद तक उसकी इज्जत की खराब करने के मुतरादिफ है, और हम इसके सख्त मजम्मत करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। वेरी राइट सर। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो बगावत और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को आपकी इजाज़त से शामिल गुफ्तगू करूं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है, यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है, और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर, जबकि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वफाक के, वो फरमाते हैं कि मईशत अल्लाह ने बेहतर करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अल्लाह पाक जब चाहें सब कुछ ठीक हो सकता है, बट इंसान को नायब बनाकर भेजा गया है, और अगर किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी में तो उसके ऊपर अगर काम नहीं करता तो फिर सवाल किससे किया जाए? शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जी। जो हिकमत अमली अपनाई गई, जो फैसले अपनाए गए, वो कौमी सलामती और कौमी मफादात से मुतसादिम थे, और कुछ फैसलों को मैं कहूँगा कि पुरअसरार थे, और उनको वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। कभी अगर कटहरे में लाया जाता है तो उसका जवाब नहीं पेश कर सकेंगे ये क्यों किए गए। और मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि एक मुल्की अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया गया, ताकतवर तबकों को, जिनको आप माफिया कह सकते हैं। एक और बैरूनी माफिया है, जो एक मुल्क है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, उसके भी अज़ाइम पूरे किए गए, और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का ये एक नापाक गठजोड़ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये तबाही बर्बादी आई है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले 3 फिगर्स दे दूं तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाए कि हुआ क्या है। देखिए, 28 फरवरी को 2022 को हमारा डॉलर जो था, $1 177 रुपये 177.77 था जी। अब उसके बाद 11 महीने में ये हो गया 262, यानी $1 पर 85 रुपए गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अब आप ये देखें कि जो मुल्क, और ये गिराया गया है, गिरा नहीं है, रुपए की कदर दानिस्ता गिराई गई है, हिकमत अमली के तहत, गठजोड़ के तहत, पुरअसरार तरीकों से, और इसके पे भी कटहरे में आने वाली बात है। दूसरा ये था कि रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स 28 फरवरी से अब तक $12.5 अरब गिरे हैं 11 महीने में, यानी $1 अरब महीना, और इस वक्त जो है ना सिर्फ $3.7 अरब हैं। तो ये इन 2 चीज़ों में बाद में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब डार साहब तशरीफ लाए तो उनको ये पता था कि मिफ्ता इस्माइल के गलत फैसलों की वजह से किस्त मिलने में देर हुई है, और हमें 1700 अरब के टैक्स लगा के IMF से किस्त लेनी पड़ी। मतलब ये था कि IMF अपनी शराइत को नरम करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि 27 अक्टूबर को जो उन्होंने चार्ज लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक वो IMF से मामला तय कर लेते, तो वो तबाही बर्बादी नहीं आती। आप जितना डिले किया, उतने रिजर्व गिरे, उतने रुपए की कदर गिरी, उतनी मईशत तबाह हुई, आपके अशारिये खराब हुए, और IMF अपनी शर्त सख्त से सख्त करता चला गया। आपने तो ताखीर इसलिए की ना कि आप जो अवाम पे बोझ डालना चाह रहे थे टैक्सों का, उसके लिए एक जवाब चाहिए था, क्योंकि अब काबीना का हजम तो बढ़ा रहे हैं, शाना अखराजात भी बढ़ा रहे हैं। अवाम पे जब बोझ डालेंगे तो फिर उसको ये बताना ज़रूरी था कि जी मईशत तबाह हो गई, रिजर्व ख़त्म हो गए, रुपए की कदर गिर रही है, तो हम क्या करें? अब आप कर्जी गोली करें, ये तो पिछली हुकूमत करके चली गई, वो पिछली हुकूमत करके गई थी, ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन आप तो अपनी बात करें ना, कि आपने तो कहा था कि 200 रुपए के अंदर रुपया होगा, तो अब ये 262 कहाँ से आ गया? ये मैंने दूसरी बात की, ये दानिस्ता गिराया गया। तीसरा ये था कि अप्रैल से मैं शोर कर रहा था कि जी पाकिस्तान में बैंक्स
और एक्सचेंज कंपनी सट्टेबाजी कर रही हैं, स्मगलिंग हो रही है, हुंडी हवाले का कारोबार रूज पर है जो पाकिस्तान में कभी नहीं था। तो जब ये अप्रैल से हम शोर कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिसंबर में कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें ये फैसला किया जाता है कि स्मगलिंग इन चीजों को रोका जाएगा। तो क्या स्मगलिंग रोकने के लिए कौमी सलामती के फैसले की जरूरत थी दिसंबर में, या अप्रैल से आपने क्यों नहीं किया? आखिरी जो इन्होंने चाल चली कि एक्सचेंज कंपनी के साथ मिलकर, ये मेरा असेसमेंट है कि इन्होंने एक सो कॉल्ड कैप लगवाया और उसके बाद उसको कैप को हटाया गया। उससे एक दिन में जो है वो आपने तकरीबन 24-24.5 रुपए हमारे गिरे थे। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि जब आपको पता था कि रुपए की कदर गिर रही है तो आप ताखीर क्यों कर रहे थे, सट्टेबाजी को क्यों नहीं रोक रहे थे? तो ये इसलिए तो नहीं किया कि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाया। और IMF ने तो सिर्फ ये कहा था कि आप, मैं भी कंक्लूड कर रहा हूं कि आप मार्केट बेस्ड रखें। तो आपने ये किया कि पहले एक मुतवाजी मार्केट क्रिएट हुई डॉलर रुपए की जो 75 साल में कभी नहीं हुई थी, और ये उसमें 262-270 पे चला गया। तो आपने तो IMF को एक बेस प्रोवाइड कर दिया कैप लगा के, और ये सट्टेबाजी करके और मुतवाजी मार्केट क्रिएट करके और एक गिरे मार्केट करके। प्रोफेसर साहब, आपने ना दूसरी अपनी जो बात बताई उसके अंदर दानिस्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय डिजाइन था? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि गठजोड़ का नतीजा था ये जो कुछ हुआ है, मुल्की अशराफिया और बैरून अशराफिया का गठजोड़ था। दानिस्ता पाकिस्तान की मईशत को गिराया गया, खराब किया गया। दानिस्ता पाकिस्तान के रुपए की कदर को गिराया गया। दानिस्ता IMF के साथ प्रोग्राम में ताखीर की गई। मैं पूछना चाहता हूं, जो मैंने अभी बताया कि जब मिफ्ता इस्माइल के दौर में ये पता चल गया था कि IMF की शराइत सख्त है, वो नरमी नहीं करेगा, तो डार साहब ने जो उनसे मामला तय किए, जो खुद तय किए, उसके खिलाफ क्यों गए? और उन्होंने उसके खिलाफ जाके IMF को मौका दिया और इस प्रोग्राम को जो है तवील किया। एक सवाल है कि जब IMF के मुतालिक आपको पता चल गया था कि वो बहुत सख्त रवैया है किसी भी वजह से, तो आपने उससे मामला तय करके आपने जो है उसको तोड़ा क्यों? आप ये कहते हैं इमरान खान साहब ने 28 फरवरी को मुआहिदा तोड़ा, ठीक है, तोड़ा, गलती की, नहीं करना चाहिए था। मुफ्ता इस्माइल ने 2 दफे तोड़ा, क्यों किया? इन्होंने क्यों तोड़ा? तो फिर ये तो 200 रुपए अगले हफ्ते IMF का वफ्द आ रहा है मंगल से। आपको लगता है कि उनकी जो कंडीशंस होंगी उनको कंप्लायंस उसकी करते करते क्या हाल हो जाएगा हमारी इकोनॉमी का, और एक आम आदमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? इफ यू कैन सम इट अप प्लीज। जी मैं मुख्तसरन बता देता हूं कि देखिए, अमेरिकी वफ्द भी साथ में आया है। उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, अफगानिस्तान से भी कुछ हो रहा है, ये कहीं बाहर भी हो सकते हैं, तो डू मोर, बस इससे आगे मैं नहीं कहूंगा। और इसके बाद वो ये कहेंगे कि IMF की जो शराइत हैं वो आप मान लें, जो आप मान रहे हैं, हम उनसे ये कह देंगे कि जरा जल्दी कर दें, और मेरे ख्याल है वो अब जल्दी कर देंगे। उसके नतीजे में आज मेरे मुल्क में महंगाई है 24.5%, भारत में जो महंगाई है वो 6% है, हमसे 4 गुना ज्यादा है। अब जो कुछ हरकतें करने चाह रहे हैं तो ये 32% से तजावुज करेगी। तबाह कौन होगा? गरीब। तबाह कौन होगा? मुतवस्सित तबका, पहुंचे वाले, डेली वेजेस वाले, करोड़ों गरीब अवाम तबाह होंगे। उनको अपने औलाद को, अपने बच्चों को ग़िज़ा नहीं खिला सकेंगे, मुनासिब इलाज मुआवजा नहीं करा सकेंगे, तालीम नहीं दिला सकेंगे, अपने मुल्क के और अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस होंगे, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जवाब दें कि इन्होंने ये सब किया क्यों था? आप आए थे 27 सितंबर को, अक्टूबर में 10 अक्टूबर तक मामला तय कर लेते, शराइत तय कर लेते, लेकिन आप तो जवाब ढूंढ रहे थे। आप बैरूनी अशराफिया को खुश कर रहे थे, मुल्की अशराफिया को खुश कर रहे थे, कैबिनेट का साइज बढ़ा रहे थे, कैबिनेट का साइज बढ़ाया इसी दौरान में। तमाशा हमने सर आपकी इजाजत से मैं आपके पास आता हूं। जुबैरी साहब काफी देर से तवक्कुफ किए हुए हैं। जुबैरी साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तौहीन होती है? यानी ये टर्मिनोलॉजी एक तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, इस पर जरा अगर आप एनलाइटन करें। दूसरा, बगावत के चार्जेस लग सकते हैं अगर कोई इस तरह की बात हो भी जाए तो? देखिए, पहली बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है और ख़ासतौर पे इलेक्शन कमीशन की तौहीन तो हो सकती है उनकी, लेकिन वो उमन प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई जैसे कोई पेश हो रहा है उनके सामने और कोई इस तरह की बात करे तो उनके पास पावर्स होती है कोर्ट, क्योंकि दे आर एक्टिंग एज अ कमीशन, तो उस पर एक्शन ले सकते हैं उन लोगों पर जो उनकी तौहीन करे या उस पर नेचुरली वो उनका अपना प्रोसीजर कानून के तहत दिया हुआ है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि यहाँ फवाद चौधरी साहब के ऊपर FIR दर्ज कराना और फिर उनके साथ उस पर टेररिज्म के, दहशतगर्दी के चार्जेस भी लगाना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अगर देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही थी जो मैंने सुनी कि उन्होंने उनके घर वालों की भी बात कही थी, वो भी सही नहीं था। मतलब कि आप उनके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के घर वालों तक आप पहुंच रहे हैं, तो ये भी इसका सही तरीका नहीं है। लेकिन क्या इस पे फिर ये बात सही थी कि आप इस तरह की FIR दर्ज कराएं, उनको इस तरह से उठाएं?
ये मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी के ज़िम्मे में ये बात आती है। और क्योंकि यहाँ तो हर आसान, यहाँ तो वकीलों के ऊपर भी दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के वक्त आ गया है। अदालतों को इसमें एक्टिव रोल प्ले करना होगा। देखना होगा क्या कि जो 780A का जो इस्तेमाल बेदरह किया जाता है ख़ासतौर पर अपने मुखालिफिन के खिलाफ, वो क्या सही है या गलत है। इस पे कोर्ट्स, मैं समझता हूँ अदालतों को अब एक्शन लेना पड़ेगा सर इस सिचुएशन में। ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलत बात की, कानून के हिसाब से उन पे मुकदमा चलाएं और फिर उसको अगर वो कानून के हिसाब से उन पे जुर्म साबित होता है तो उसकी उनको सजा मिले। लेकिन इस केस में तो कोई इस तरह की बात नहीं नजर आ रही कि उन्होंने किस तरह की बात कही। तो मैक्सिमम उन पे ये होता था कि उन्होंने गलत बात कही, उस पर उनको थ्रेट, जो उन्होंने एक थ्रेट किया है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो जाता। तो लेकिन ये इस तरह से करना कि जी दहशतगर्दी के जिम्मे में आ गया, मैं नहीं समझता सर इसमें। सर और ये हमारी इससे बढ़कर मामला हुआ है। आप ये देखिए ना कि लाहौर हाई कोर्ट बार बार कह रही थी कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए। 5 मरतबा हेयरिंग उनकी जो है वो पोस्टपोन हुई, टाइम दिया गया, नहीं पेश किया गया। और उस दौरान फरूख हबीब साहब ने रास्ते में रोका गाड़ियों को कि आप इधर किधर लेके जा रहे हैं, आपको तो बुलाया जा रहा है लाहौर के अंदर। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके ये कहा गया कि उन्होंने कपड़े फाड़े हैं, लोगों को मारा है, उनके वायरलेस सेट छीन लिए, पुलिस वालों को कार्य सरकार में मुदाखलत की है। इस पे कैसे कमेंट करेंगे आप? देखिए, जब अदालत में मुकदमा उनके खिलाफ दाखिल हुआ उस वक्त तक शायद FIR का इल्म नहीं था कि उन पर FIR कट चुकी है। लेकिन एक सुपीरियर कोर्ट, एक हाई कोर्ट के जज साहब का, फाजिल जज साहब का एक ऑर्डर था, उसकी तामील नहीं हुई है। अब देखना, अगर ये तामील उनकी नहीं हुई है तो उस अदालत को कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत का, जिन्होंने इस तरह की उसको किया। अगर उन तक ये खबर पहुंच गई थी कि कोर्ट्स के ऑर्डर आ गए थे, उन्होंने फिर IGs को बुलाया, क्या वो आए नहीं आए, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। लेकिन ये देखना है कि फिर होंगे, तो ये अदालत का काम है ना, देखे कि वो अगर उनके ऑर्डर की वायलेशन हुई है या उनके ऑर्डर की हुक्म उदूली हुई है तो फिर उस पर एक्शन ले। ये अदालत का काम है। और फरूख हबीब साहब ने उनको रोकने की कोशिश की, वो अगर कार्य सरकार में उनकी मुदाखलत है तो उस पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन देखना होगा क्या मुदाखलत है या सिर्फ वो बता रहे थे कि ऑर्डर कोर्ट का आ गया है। ये सब चीजें, दैट इज द पॉइंट। एक आखिरी सवाल आपसे करके मैं शाहिद साहब के पास जाऊंगा सर, वो ये कि गवर्नर के पास कितना टाइम है कि वो इंतखाबात का ऐलान कर दे कॉन्स्टिट्यूशनली? वैसे तो डिले हो रहा है और इसके ऊपर PTI बार बार चीख रही है, गवर्नर KPK एंड गवर्नर पंजाब। देखिए, ये जो इलेक्शन होना है वो 90 डेज के अंदर होना है, 90 दिन के अंदर उनको ये तारीख देनी है ताकि इलेक्शन कमीशन उसके हिसाब से, और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर साहब से पूछा, गवर्नर से कह दिया कि आप तारीख दें इलेक्शन की। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना चाहिए इसके अंदर। वो उसके बाद उनसे करवाएं कि जी 90 डेज में मुझे इलेक्शन लेना, उसकी मुझे तैयारी करनी है। नेचुरली उनको उसके लिए पैसे, सरकार से पैसे मिलने हैं ताकि वो इलेक्शन उसको कर से, अखराजात होंगे इलेक्शन में, सारा बंदोबस्त करना होगा उनको। तो तारीख में डिले जो होगा, मैं कहता हूँ 90 डेज से आगे नहीं जा सकता ये इलेक्शन। अगर ये जाएगा तो ये गैर आईनी इकदाम होगा। वेरी राइट सर। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इस तमाम जो सिचुएशन है, हम बड़े बुरी तरह से सिचुएशन में फंसे हैं इकोनॉमिकली, इससे निकलने का इमीडिएट कोई सोल्यूशन है या बहुत लंबा टाइम लगेगा इससे निकलने में? जी बिल्कुल सोल्यूशन है, मगर उससे पहले अगर इजाजत दे दें 2 मिनट में सिर्फ लूंगा। पहली चीज तो ये कि जो सट्टेबाजी हुई है, स्मगलिंग हुई, स्टेट बैंक ने एडमिट कर लिया कि बैंक्स इन्वॉल्व हैं, तो एक्शन लेने में क्यों शर्मा रहे हैं, उसका हमें जवाब दिया जाए। ये सब एक जो तक हुआ है, मैं आपसे बताऊं 2008 में सितंबर में पीपल्स पार्टी के दौर में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट करके गलत बयानियां की गई थी, जिसको मैंने कहा था ये जाल है। आज जो कुछ हुआ है ये न्यू ग्रेड गेम का मकसद है। ये 15 साल का जो सफर है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के जाल से लेकर न्यू ग्रेड गेम अमेरिका का, इस दौर की अगर एक तहकीकात कर लें तो इतना कुछ सामने आ जाएगा कि कुछ और करने की जरूरत नहीं। इस 15 साल में क्या होता रहा। तीसरी बात यह है कि अगर मैं सिर्फ एक जुमला ये बता दूं कि IMF से आपको अभी कर्जा मिल जाएगा, दोस्त ममालिक से भी मिल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ बहरान खत्म होगा, मुश्किलात बरकरार रहेंगी और आइंदा फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। अब मैं हल्फ की तरह बताता हूँ। एक ही हल्फ चंद रोज में एक इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती कमेटी का, लेकिन उसमें अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे और हुकूमत के अलावा तमाम पार्टियां जिनकी कौमी असेंबली में एक से ज्यादा नशिस्तें या सेनेट में हैं, उन सबको कहा जाए कि आप तशरीफ लाएं। वहां कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये बताया जाएगा जी मईशत तबाह है, इसको हल करने का एक ही तरीका है
कि जो मुत्तफ़िका नुकात हैं तीन बड़ी पार्टियों के, उनको हम एक हलफनामे की शक्ल में ले लें। वो हलफनामे के जो है उसके बाद एक कानून साजी कर लें कि जो भी हुकूमत आए उसको ये करना है, हलफनामा लिया जाए, कानून साजी की जाए, और उसके बाद जब इलेक्शंस हों तो जो आदमी किसी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ रहा है, उसके नॉमिनी है, वो भी उस हलफनामे पे दस्तखत करे। उसमें बहुत लंबी कहानी नहीं हो। नंबर एक, बहुत बेहतरीन तजवीज़ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की जानिब से। कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाया जाए, तमाम पार्टीज़ को, चाहे वो अपोजिशन में गवर्नमेंट में, उनको बिठाया जाए, हलफनामे में लिखवाया जाए कि ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेंगी चाहे कोई भी गवर्नमेंट में आए। मैं कभी किसी और दिन यकीनन शाहिद साहब से मजीद एनलाइटन होने की कोशिश करूंगा, पब्लिक को भी सुनाएंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।